Hello everyone, myself Sonia, your chemistry teacher. So we have already started with our first chapter of chemistry, matter in our surroundings. And in my last video I have discussed about latent heat. So I'm going to repeat, I'm going to take my topic from there only. What is latent heat? I told you latent heat is defined as the heat absorbed or the heat released at constant temperature during change of phase. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है या एक लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो कितने अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए, उस हीट को बोलते हैं उसकी लेटेंट हीट. ये जो लेटेंट हीट होती है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिडन हीट, क्योंकि ये हिडन होती है, ये एक्सप्रेस नहीं होती बाहर, ये इंटरनल रहती है, एक सिस्टम के अंदर ही रहती है. जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसके अंदर ही हिडन होती है. दैट्स वाई लेटेंट हीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिडन हीट. In my last lecture, I told you that latent heat is of two types: latent heat of fusion and latent heat of vaporization. So first of all, latent heat of fusion. Fusion means melting. मेल्टिंग मीन्स जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है. तो अगर हम फिक्स कर दें सॉलिड की क्वांटिटी 1 किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो कितनी हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड होती है, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या हुई? द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ आइस लें और उसको हीट करना स्टार्ट करें तो कितनी हीट लगेगी उस आइस को टोटली वाटर में कन्वर्ट होने के लिए? 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम. मीन्स 1 किलोग्राम ऑफ आइस की जो लेटेंट हीट है वो कितनी है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर kilogram. Now we'll discuss about latent heat of vaporization. In the same way, जैसे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, अगर हम एक लिक्विड लें वही 1 किलोग्राम और उसको कन्वर्ट करें गैस में. Now 1 kilogram of a liquid, when it is converted into gas, the amount of heat in joules is called लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर लें हमारे बीकर में, उसको हीट करना शुरू करें तो जब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो कितनी हीट यूज़ होगी उस 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए? दैट हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. और इसकी वैल्यू क्या है? 3.35 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम. नाउ next, can any of you tell me that which produces more severe burn, steam or hot water? अगर हम दो साइड लें, एक साइड स्टीम है और एक साइड हॉट वाटर है, अगर हमारे हाथ पर स्टीम टच हो गई है या हमारे हाथ पर गर्म पानी गिर गया है, दोनों का टेम्परेचर सेम है. क्या टेम्परेचर है दोनों का? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टीम का टेम्परेचर भी उस टाइम 100 डिग्री सेल्सियस है. तो दोनों का टेम्परेचर सेम है 100 डिग्री सेल्सियस. तो किसका हीट किस में ज़्यादा होगी? अब क्योंकि वाटर हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हुआ है तो किस में हीट ज़्यादा होगी? स्टीम में. एग्जैक्टली स्टीम में हीट वाटर से ज़्यादा होगी. दोनों का टेम्परेचर सेम है लेकिन हीट स्टीम में ज़्यादा है. और अगर हमारे हैंड पे हॉट वाटर टच हो जाता है और या फिर स्टीम टच हो जाती है तो किससे ज़्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली स्टीम से. क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर ज़्यादा हीट है एज़ कंपेयर टू हॉट वाटर. तो वो स्टीम जब हाथ पे टच करेगी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा हीट है, तो वो अपनी हीट को हमारे हैंड के ऊपर रिलीज़ कर देगी और खुद कंडेंसेशन हो जाएगी उसकी, वो खुद कूलिंग हो जाएगी उसकी और उतनी हीट वो हमारे हैंड में रिलीज़ कर देगी. इसीलिए हमारे हैंड पे ज़्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ स्टीम. तो इज़ इट क्लियर टू एवरीवन दैट स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर? क्यों? बिकॉज स्टीम के पास ज़्यादा हीट है एज़ कंपेयर टू
बॉइलिंग वाटर। और वो स्टीम जब हमारे स्किन के टच में आती है तो वो स्टीम अपनी उतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगी हमारी स्किन के ऊपर आकर एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। और जितनी हीट स्किन को रिसीव होगी उतना ही सीवियर बर्न वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, स्टीम और बॉइलिंग वाटर, एंड एक्सप्लेन। The next question is ice. In the same way, we have taken two things here. One is ice and one is cold water. Both are in at the same temperature. Temperature of ice is 0 degrees Celsius, and temperature of cold water is also 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius means 273 Kelvin. They both are at the same temperature, 0 degrees Celsius or 273 Kelvin. So which produce more cooling? नाउ कूलिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, आइस का या कोल्ड वाटर का? हम फ्रिज से ठंडा पानी निकालते हैं या फ्रिज से आइस निकालते हैं, किस में कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा? दिस यू ऑल कैन आंसर यस, आइस। ये आप सबको पता है कि आइस का कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब आइस को हम कन्वर्ट करते हैं वाटर में तो आइस लेटेंट हीट जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। इसका मतलब किसकी हीट ज़्यादा है, वाटर की, क्योंकि आइस ने उतनी हीट एब्जॉर्ब की तभी वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो वो हीट किसकी ज़्यादा हुई, वाटर की, और आइस की हीट कम है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, तो कूलिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, आइस का, क्योंकि उसकी हीट एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर कम है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच प्रोड्यूसेस मोर कूलिंग इफेक्ट, आइस और कोल्ड वाटर। बोथ आर टेकन एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो ऑब्वियसली आइस विल प्रोड्यूस मोर cooling effect because it has less heat as compared to water. Is it clear to everyone? Now moving to our next topic, that is how we can show the presence of water vapors in air. We are saying that water vapors are present in the air. हम कैसे demonstrate करके बता सकते हैं कि air में water vapors present हैं? For this, we will take a beaker and put some ice cubes in it. Now, after some time, आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार किसी ग्लास में हम आइस क्यूब्स डाल देते हैं, किसी बीकर में, लाइक हम लैब में बीकर लेंगे उसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व द वॉल्स ऑफ द बीकर फ्रॉम आउटसाइड इट कंटेन्स ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस। इन द सेम वे घर में आप इसको कर सकते हैं कि एक ग्लास लेंगे, उसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस ग्लास के बाहर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, वो अंदर से बाहर थोड़ी आए, ग्लास के अंदर से बाहर नहीं आए। वो ड्रॉपलेट्स बाहर जो एयर है, उस एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो आके जब ग्लास के टच में आए, तो क्योंकि वो ग्लास ठंडा था, कूल्ड था, तो वो वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर वो वहाँ पर आकर कंडेंस हो गए, और कंडेंस होकर वो वेपर किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। तो इस तरह से जब भी एयर के वाटर वेपर्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जब भी किसी वो कोल्ड ग्लास या कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर आकर वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड के ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। इसी तरह यू कैन सी अनदर पिक्चर हेयर कि कई बार शावर लेते हुए वॉशरूम में जब हम शावर लेते हैं तो गर्म पानी से, हॉट वाटर से, तो मिरर के ऊपर इस तरह से आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। जो वॉशरूम में मिरर होता है वो किस लिए, क्योंकि जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो उस मिरर के ऊपर आकर, क्योंकि मिरर ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ वॉशरूम, तो वहाँ पर आकर कंडेंस हो जाते हैं और हमें इस तरह से वो ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर नज़र आती हैं। तो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। नाउ, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, but there are total 5 states of matter, and this will be a new topic for you. Now we are going to study about the 4th state of matter, that is plasma. तो 4th state of matter को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। जब भी कोई एलिमेंट होता है
उसमें से जब हाई एनर्जी पास करते हैं, जब उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब भी किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनाते हैं। तो इस तरह से जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो कोई भी गैस है, हम गैस ही बोलेंगे, तो गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे और आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये प्लाज्मा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेसिकली इट अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। जितने भी स्टार्स होते हैं सब में स्टार्स ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। सन में भी क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। वहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई होता है सन में कि वहाँ पर जो गैसेस हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होती हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ प्लाज्मा। इन द सेम वे अगर हम अर्थ की बात करें, हम अर्थ पे भी प्लाज्मा को बना सकते हैं। अगर हम किसी गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करें एट वेरी लो प्रेशर बहुत कम रखना है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई रखनी है, तो किसी गैस में से वेरी लो प्रेशर पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम प्लाज्मा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं जो हम घरों पे जलाते हैं, तो वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर हीलियम गैस होती है। या आपने शॉप्स के बाहर देखा होगा वो रात को जो उनके साइन बल्ब्स ग्लो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नियॉन साइन बल्ब्स, उनके अंदर नियॉन गैस फील्ड होती है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो अंदर गैस फील्ड होती है नियॉन या हीलियम गैस, वो आयनाइज्ड हो जाती है और वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए वो ग्लो करती है और हमें शाइन करती हुई नज़र आती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ देर इज़ वन more state of matter, but before that I want to tell you something about plasma. It is the fourth state of matter, high energy electrically charged form of matter. Increased temperature matter becomes ionized gas। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि गैसेस बहुत हाई टेम्परेचर पर आयनाइज्ड हो जाती हैं। गैसेस दैट हैज़ लॉस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज्ड हो जाती हैं, मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा, सरफेस ऑफ सन, फ्लोरेसेंट लाइट्स एंड लाइटनिंग। जो लाइटनिंग होती है वो भी, उसमें भी क्या फॉर्म होता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। नाउ the next topic is the fifth and the last state of matter, and this is our last topic of this chapter, and the fifth state of matter is called Bose-Einstein condensate, or we can say BEC। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है आपने, बहुत थोड़ा है आपके कोर्स में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, इट इज़ अ गैशियस सुपर फ्लूइड फेस formed by particles cooled to very low temperature very near to absolute zero। हमने अभी प्लाज्मा में पढ़ा बहुत हाई टेम्परेचर होता है, मीन्स जितना नॉर्मली एग्जिस्ट होता है अर्थ पे उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ता है प्लाज्मा बनाने के लिए। और बोस आइंस्टीन में बहुत लो टेम्परेचर होता है, ज़ीरोज़ में चला जाता है, ज़ीरो से भी नीचे, एब्सोल्यूट ज़ीरो से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, बहुत कूलिंग देनी पड़ती है, तब बनती है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और जो इन बिटवीन आती हैं वहाँ पर हमारी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो BEC क्या होता है, गैशियस होगा, ये भी सुपर फ्लूइड फेस बोलते हैं इसको। इट इज़ फॉर्म्ड बाय पार्टिकल, जब हम पार्टिकल्स की कूलिंग कर देते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो उसको बोलेंगे BEC फेस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आई होप इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो हम अपना क्वेरी सेशन लेंगे, उसमें आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं, ओके। और इसके बाद मैं एक असाइनमेंट दूंगी आपको, वो असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है। तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।